जय हिंद प्यारे बच्चों पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को स्पष्टीकरण प्रविधि पर चर्चा किया, बताया कि स्पष्टीकरण प्रविधि क्या होता है। अब नेक्स्ट जो प्रविधि है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कहानी कथन प्रविधि, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब देखिए ये प्रविधि होता क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि नाम से तो आप परिचित होंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार में अगर देखेंगे जब बच्चे छोटे होते हैं तब ये कहानी प्रविधि का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। उसमें बच्चों को कहानी के माध्यम से ही सिखाया और बताया जाता है। ठीक है, माँ बोल चाल में या फिर कहानी के माध्यम से ही अगर देखेंगे तो अपने बच्चों को ज्ञान देती रहती हैं। तो ये है क्या, समझ लेते हैं। कहानी कहना एक क्या है, विधि है। कहने की भी एक विधि है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहानी नहीं सुना पाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग विधि प्रविधि दोनों रूपों में किया जाता है। विधि के रूप में भी किया जाता है और प्रविधि के रूप में भी किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, विधि और प्रविधि दोनों बोला गया है। ठीक है, कहानी विधि के अंतर्गत कथन किया जाता है, बातचीत किया जाता है, भाषण आदि का समावेश रहता है। क्योंकि कहानी में बातचीत के माध्यम से भी बताया जाता है, भाषण भी दिया जाता है ना, कथन भी कहा रहता है। तो कहानी कहने का अभिप्राय बच्चों की भावनाओं, उनके संवेगों को स्पर्श कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम कहानी कहते हैं तो बच्चे उसके संवेगों को समझ पाएं। ठीक है, ताकि हम भी कहानी के माध्यम से उसके संवेगों को स्पर्श कर पाए। संवेग मतलब क्रोध, खुशी, दुख, घृणा ना, और ईर्ष्या, उसमें कह सकते हैं कि भावनाएं जो व्यक्त होती हैं वो भी आती हैं ना, लालच। तो संवेगों से स्पर्श कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। क्योंकि जब कहानी सुनाई जाती है तो कहानी सुनाने के पीछे बच्चों को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना मुख्य मोटिव माना जाता है। तो कहानी एक ऐसी कला है जो हर अवस्था, हर स्तर तथा हर समूह द्वारा रोचकता व सरलता ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहानी एक ऐसा माध्यम है कि हर लोगों को पसंद आता है, वो चाहे बच्चे हों, ठीक है, चाहे युवा वर्ग के हों, चाहे बड़े लोग हों, हर वर्ग समूह के लिए कहीं ना कहीं कहानी जो प्रविधि है या विधि है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुन करके रचनात्मक कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये प्रविधि अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कहानी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है सत्य कहानियाँ, जो सत्यता पर आधारित होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में घटी होती हैं, उसको हम कहानी के माध्यम से उसके जिक्र करते हैं और बताते हैं। जो इतिहास भी होता है, इतिहास भी सत्यता पर आधारित होता है। कुछ जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो जो एक तथ्यों के खोज पर बताया जाता है, और एक होता है जो कि आप ऐसे ही बिना रिसोर्सेज की कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसको भी जिक्र करते हैं हम लोग। तो जहाँ पर हम तथ्यों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर या डाटा के बेस्ड पर हम लोग बात करते हैं तो वो सत्य कहानियाँ होती हैं। ऐसे भी बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और बताई जाती हैं। ठीक है, दूसरी जो कहानियाँ पुराण संबंधी है कहानियाँ, जो बहुत सारी पुराण संबंधी कहानियाँ बच्चों को बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। उसके बाद है पौराणिक कथाओं के द्वारा, जिसमें रामायण महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो भी बच्चों को सुनाई जाती हैं, कहानी के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है, ये जो कहानियाँ होती हैं ना, बच्चों के मस्तिष्क पटल पर ज़्यादा आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित करके सुनते हैं उस बातों को। तो इसलिए ये मेरे अनुसार तो कहानी जो विधि है वो बहुत अच्छी विधि है, बहुत बच्चे ध्यान केंद्रित करके इसको सुनते हैं, इसलिए हर एक शिक्षक को इस प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पर कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कहानी के माध्यम से आप अपने शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी और मनोरंजक बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों की जो रुचियां होती हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। तो आप सिर्फ भाषण के माध्यम से या व्याख्यान के माध्यम से अगर सिखाएंगे या विवरण स्पष्टीकरण प्रविधियों का प्रयोग करके अगर सिखाएंगे तो बच्चे
बोझिल होते हैं, अरुचि उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप क्या करिए, उनकी जो रुचि परिवर्तित हो रही है तो इस कहानी के माध्यम से उनको सिखा और बता सकते हैं। तो इसलिए जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने परीक्षण किया और परीक्षण के दौरान पाया कि अवस्थाओं के अनुसार बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसमें रुचि ले। तो जैसे पहली अवस्था है, माना जाता है शैशवावस्था, तो शैशवावस्था को जब बच्चों को आप कहानियाँ सुना रहे हों तो उसमें राजा रानी ना परियों की कहानियाँ जब सुनाएंगे तो वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्लासरूम में परियों की कहानियाँ सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि एक परी थी, एक राजा था ना, उसके 7 पुत्र थे, मतलब ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ध्यान से सुनते हैं। पहले के संदर्भ में सुनाया जाता था एक राजा था, बड़ा गरीब था, तो वो उस चीज़ों को ध्यानपूर्वक कहीं ना कहीं सुनता है। तो ऐसे ही बच्चों को कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए शैशवावस्था में। किससे संबंधित? राजा रानियों से संबंधित, परियों से संबंधित, ठीक। उसके पश्चात जब वो बाल्यावस्था में आते हैं तो बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं ना, लड़ाई झगड़े मारपीट वाले कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, तो उनको उस तरीके की कहानियाँ सुनाना और बताना चाहिए, ठीक। अब जैसे जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं तो वो अपने रामायण महाभारत, अपनी जो संस्कृति और सभ्यता से संबंधित जुड़ी हुई हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रामायण महाभारत की कहानियों को सुनाना चाहिए, जिसमें बच्चों के अंदर वो नैतिक गुणों का विकास कराया जा सके, ठीक है। या फिर हम अपनी संस्कृतियों से उनको परिचित करा सकते हो कहानियों के माध्यम से। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मोटिवेशनल के लिए बहुत सारे, कभी रामचंद्र की कहानियाँ सुनाते हैं रामायण से जुड़ी, कभी कभी महाभारत से जुड़ी कहानियों को जिक्र करते हैं, ताकि बच्चा ध्यानपूर्वक सुने, उसको सुन करके वो अपने जीवन में आत्मसात करे। महाभारत की कहानियाँ क्यों सुनाना चाहिए? कि महाभारत करने के लिए नहीं, महाभारत से कुछ सीख लेने के लिए, ताकि उसमें जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो उपदेश दिया गया है या जो बातें कही गई हैं उस बात को वो आत्मसात भी कर सके अपने जीवन में। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ से कहानियाँ सुनानी चाहिए, ठीक। अब कहानी कथन प्रविधि का उद्देश्य क्या है? तो पहली चीज, छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, कुछ नई चीजें निर्मित करने का विकास, डेवलपमेंट होता है कहानियों के माध्यम से। वो जानते हैं कि हमारे रामायण में क्या था, हमारे महाभारत में क्या था, परिचित जब हो जाते हैं तो ऐसी चीजें, नई चीजें कहीं ना कहीं निर्मित करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि इस समय काल में जो चल रहा है, एक कोई शंकराचार्य हैं जिन्होंने, अब देखे होंगे कि उन्होंने हनुमान चालीसा में जो 5-6 गलतियों को ढूंढा और ढूंढ करके उन्होंने अशुद्धि को बताया और संशोधन करने का काम किया है। लगभग 5-6 साल की अवस्था में जब वो थे, तभी बहुत सारे भगवत गीता से संबंधित, रामायण से संबंधित, वेदों से संबंधित सूक्तियों को याद कर लिया था, श्लोकों को याद कर लिया था। तो ये कब हो पाता है? जब हम बच्चों में सृजनात्मकता का, क्षमता का विकास कराएंगे, उनको उस अवस्थाओं के अनुसार कहानियाँ सुनाएंगे और बताएंगे। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास कराना, हम जब श्रवण कुमार की कहानियाँ सुनाते हैं तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट कराने के लिए सुनाते हैं, ताकि माता पिता के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व हैं उसका सही ढंग से निर्वहन कर सके। आप देखे होंगे तो एक जिक्र आता है भगवान रामचंद्र का। रामचंद्र जी को जब माता कैकेयी ने कहा कि, या कह सकते हैं कि जब उन्होंने अपने राजा दशरथ से जब कहा कि मेरे जो वचन थे, जो आपने दिए थे, वो मुझे अब समय आ गया है कि उस वचन को निभाया जाए, जिसमें उन्होंने एक तो भरत जी को राज्य सिंहासन की बात की और दूसरा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास की बात की, ठीक है। तो वहां पर आप देखे होंगे प्यारे बच्चों कि जब ये सूचना मिलती है रामचंद्र जी को, तब वो कहते हैं कि जब पिताजी ने अपना माता जी को वचन दिया हुआ है तो इस वचन को पूरा किया जाएगा।
उनके पिताजी बहुत रोकते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं अपने वचन को तोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें वनवास नहीं जाने दूंगा। फिर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके पश्चात आप देखेंगे जब रामचंद्र जी वनवास जाने लगते हैं तो पूछा जाता है कि आपने माँ से पूछा? तो कहते हैं हाँ, माँ का ही आदेश है कि आपको वनवास जाना है। अब वहाँ देखिए 3 रानियाँ थी, उनके 3 माँ थी, लेकिन अब यहाँ हमें अपने यहाँ से नैतिक मूल्यों को सीखना है कि कौन सी माँ ने दिया, ये नहीं पूछा गया, या उन्होंने ये नहीं कहा कि कैकेयी माँ ने कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि माँ का ही आदेश है कि मुझे वन को जाना है। तो ये हमें नैतिक मूल्य ही सिखाते हैं, जो हमें हमारे कहीं ना कहीं जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे सुन करके ये मिलता है। तो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करा सकते हैं, जिसमें आर्थिक मूल्य हो गए, सौंदर्यात्मक मूल्य हो गए और राजनीतिक मूल्य हो गए। इसमें तो हर एक पक्षों का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। उसके पश्चात देखते हैं कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। तो छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का भी विकास होगा। सोचेंगे, तर्क वितर्क करते हैं, ये भी क्षमता का विकास कहीं ना कहीं कहानियों में होता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती है जिसमें बच्चों को सुनाने के पश्चात पूछा जाता है कि उसका क्या निष्कर्ष निकाला या इस कहानी से आपने क्या सीखा। जैसे कछुए और खरगोश की कहानियाँ अगर हम शैशवावस्था में बच्चों को सुना रहे हैं तो उससे पूछ लेते हैं कि इससे क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है। छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक पक्षों की जानकारी देना। छात्रों को मानव के जो विविध पक्ष हैं, जिसमें हमने चर्चा किया कि जो पौराणिक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, ठीक है, और जो सामाजिक हैं, जो धार्मिक हैं, जो ऐतिहासिक हैं, इन पक्षों का भी विकास करना। हम अपने इतिहास से भी परिचित हो पाते हैं क्योंकि कहानियों के माध्यम से इतिहास को बताया जाता है। पहले के समय में आप देखे होंगे जो शिक्षा दी जाती थी ना, उसमें सिर्फ इतिहास को रटवाया जाता था, लेकिन आज शिक्षा जब की जाती है तो इतिहास को कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है ताकि वो नाम से परिचित हों, अपने इतिहास को जाने समझे। हम अपने इतिहास से सिर्फ सुनते हैं, हम सीखते नहीं हैं। आज इतिहास से हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा ना, ये भी क्या है, एक इतिहास है। हमने रामायण से क्या सीखा, हमने महाभारत से क्या सीखा, तो सीखना चाहिए। और बच्चों को सिखाने के लिए कहीं ना कहीं यह है ना, सामाजिक पक्षों की जानकारी दें, तो सिखाने के लिए ये कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए बच्चों को। बच्चों को क्लासरूम में भी इसकी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। बच्चों को संविधान की भी जानकारी क्लासरूम में ही देनी चाहिए, कहानी के माध्यम से ही देना चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी जी की कोई थोड़ी सी स्टोरी सुनाया जाए, या फिर आप देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कहीं ना कहीं उनकी कहानियाँ सुनानी दी चाहिए, तभी सभी पक्षों का विकास हो सकता है। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। कहानी सुनेंगे तो बच्चों में शब्द भंडार की भी वृद्धि होगी। जितना सुनेंगे, शब्दों को आत्मसात करेंगे, उतना शब्द का भंडार उनमें होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो एक अच्छा श्रवण करता होता है, सुनने वाला होता है, उतना ही संप्रेषण उसका प्रभावशाली होता है, उतना ही शब्द भंडार की वृद्धि उसमें होती है। तो ये तभी हो सकता है। उसके पश्चात है छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना। जब वो सुनेंगे तभी मौखिक अभिव्यक्ति भी बोल सकते हैं। अगर कहानियाँ सुने रहेंगे इन सब चीज़ों की, तभी वो बोल भी या कहानी के माध्यम से उसको जानेंगे भी, तब वो बोल सकते हैं, बता सकते हैं दूसरों को। उसके पश्चात है कि कहानी को क्रमबद्ध रूप से एवं तार्किक रूप से भी बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य थे, इसको भी आप लोग नोट कर लें। फिर उसके बाद हम लोग गुण पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब गुण बताएंगे आप लोगों को, फिर दोस्त। प्यारे बच्चों, देखते हैं कि कहानी जो प्रविधि है उस प्रविधि के क्या गुण होते हैं और क्या उसके दोष होते हैं। तो पहला जो गुण देखने को मिलता है
कि बालकों की जो रुचि होती है, जो जिज्ञासाएं होती हैं, वो कहानी प्रविधि में बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि ये कक्षा छोड़ करके भागते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज कहानी विधि से हमको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो कहानी सुनना उनको बड़ा पसंद होता है, तो क्लास में भी बने रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि हर एक स्तर के बच्चों को ध्यान में रख करके हम क्या कर रहे हैं, कहानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जा रही है। शैशवावस्था में अलग तरीके की कहानियाँ, बाल्यावस्था में अलग तरीके की कहानियाँ, किशोरावस्था में अलग तरीके की कहानियाँ बच्चों को बताया जा रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, ज्ञान आसानी से दिया जाना संभव होता है, क्योंकि हम कहानी सुनना बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, तो वो हम कहानी के माध्यम से ही बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। उनको रुचि भी है, मनोरंजन भी हो रहा है उनका, तो हम इसकी सहायता से उनको ज्ञान देना बड़ा आसान काम हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ बालकों का मनोरंजन भी होता रहता है ना, बीच बीच में खूब हंसी मजाक होता रहता है, कहानी सुन रहे हैं तो। ठीक है, तो उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कहानी सुनाते समय, तो बच्चों को खूब मजा भी मिलता है, एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, इस विधि द्वारा नीरस एवं उबाऊ विषय वस्तु को भी प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाया जा सकता है। देखिए, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो उबने लगते हैं बच्चे ना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस विधि के माध्यम से जो नीरस हो रहा था, जिसमें ऊब रहे थे बच्चे, उसको हम मनोरंजनदायक बना रहे हैं, प्रभावी ढंग से उससे हम शिक्षण कर पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। छात्र कक्षा से भागना नहीं चाहते, बल्कि कहानी सुनने का इंतजार करते रहते हैं। कक्षा से वो भागेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, कहानी सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। अच्छा, कहानी जब आप सुनाते हो तो वास्तविक तथ्यों को सामने रख करके ही कहानी सुनाना भी मतलब पड़ता है। ये भी बड़ा अच्छा गुण होता है, क्योंकि हम जिसके बारे में कहानी सुना रहे हैं उसको वास्तव में सामने रख करके, या जिसके बारे में बताना चाहते हैं ना, उसका मस्तिष्क पे चित्र बन जाता है बच्चों को कहानी के माध्यम से, तो इसलिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। दोष क्या है, तो दोष बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अब देखिए, पहली दोष ये मिलता है कि हर एक शिक्षक कहानी जो विधि है उसमें कुशल नहीं होता है। ठीक है, तो प्रत्येक अध्यापक कहानी बनाने एवं कहने की कला में प्रवीण नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा दोष है, क्योंकि कुछ ही शिक्षक ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी के शिक्षकों को आप देखेंगे तो कहानी बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं या फिर कर देते हैं। मैथ के टीचरों से वही पूछेंगे तो वो अच्छे तरीके से कहानी नहीं सुना पाते हैं। तो इसलिए हर एक शिक्षक जो है इस कौशल में या इस प्रविधि में कह सकते हैं कि निपुण नहीं होता है, पहला दोष है। दूसरा होता है कि उच्च स्तर पर इसका उपयोग करना कठिन होता है, या कहेंगे कि बहुत कम किया जाता है। उच्च कक्षाओं में कहानी प्रविधि का प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, कठिन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर शिक्षक चाहे तो कहानी प्रविधि का प्रयोग करके भी सिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन कम करता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रविधि के माध्यम से विषय के सभी प्रकरणों को या प्रकरणों का शिक्षण नहीं किया जा सकता। हाँ, ये मान सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं विषय में जिनको हम कहानी के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि कहानी जो प्रविधि है उस प्रविधि में हर एक प्रकरण फिट नहीं बैठता है, तो ये थोड़ा सा दोष हो जाता है प्यारे बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी कथन प्रविधि क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके उपयोगिता क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है कहानी कथन करने के पीछे, क्या ध्यान में रख करके करना चाहिए, इसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं प्यारे बच्चों, ये आपको अवगत कराया गया। और शिक्षण कार्य में ये जो प्रविधि है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इस प्रविधि की सहायता से हम क्लिष्ट और कह सकते हैं कि रोचकता
जो कठिन लग रहा था उसको हमने कहानी के माध्यम से बताया तो बहुत ही रोचक पैदा किया, जिसमें बच्चे आनंद लेकर के सीख रहे हैं। इसलिए ये जो प्रविधि है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो यही है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रविधि।